अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो MTH 202 के फाइनल टर्म के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी और आपको 100% इसी में से पेपर आएगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको बाकायदा समझाऊँगी भी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। लेक्चर नंबर 23 की बात करें हम, तो लेक्चर नंबर 23 से लेकर मैं आपको बताती चलूँ कि MCQs आपने अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो लेक्चर नंबर 23 से लेके 45 तक जितने भी स्टेटमेंट्स, डेफिनेशन, थ्योरम्स और रिमार्क्स हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं, आपने ज़रूर उनको प्रिपेयर करना है। तो MCQs के लिए आपको पता चल गया कि आपने लेक्चर नंबर 23 से 45 तक जितने भी थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं वो आपने देख लेने हैं। और कोई भी आपने MCQs के लिए जोन सी फाइल्स करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। लेक्चर नंबर 23 और 24 जो हैं वो तकरीबन सेम ही हैं। इसमें अगर कोई डेफिनेशन आती है तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो ये जो लेक्चर्स हैं इसमें जो हैं एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर इसमें से कोई डेफिनेशन मिलती है इन दोनों लेक्चर्स में से, तो आपने सिर्फ वो डेफिनेशन, रिमार्क और स्टेटमेंट्स जो हैं वो रीड आउट कर लेनी है। MCQs के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है लेक्चर्स 23 और 24। तकरीबन ये जो लेक्चर्स हैं 23 और 24, इन दोनों लेक्चर्स में सेम क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो आपने अगर कम टाइम में अच्छी तैयारी करनी है तो इनके सिर्फ आप MCQs जो हैं वो तैयार करें, ठीक है। जैसे कि ये है डिवाइजिबिलिटी, ठीक है। तो इसका ये जो फार्मूला है नीचे आपको ये पूछ सकते हैं कि D क्या है, तो N क्या है, ठीक है। N इज़ अ मल्टीपल ऑफ D है, D इज़ अ डिवाइडर ऑफ N है। ये सारी चीज़ें, ये जो ऊपर ये फार्मूला है उसी के रिलेटेड उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। इस लेक्चर में ये डेफिनेशन है, इसको आपने देखना है। बाकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये बिल्कुल लेक्चर नंबर 23 की तरह की एग्जांपल्स हैं, तो इनको आपने जो है वो स्किप कर देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप मतलब एक्स्ट्रा टाइम में इनको देख सकते हैं। तो फ़िलहाल जो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वो मैं आपको बताऊंगी, तो वो चीज़ें आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तैयार कर लेनी है। इंशाल्लाह आपका 100% पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेक्चर नंबर 25 में जो है इनडायरेक्ट ये मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रूफ्स हैं। एक डायरेक्ट प्रूफ है और एक इनडायरेक्ट प्रूफ है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट प्रूफ है उसकी आगे से दो ब्रांचेस हैं, प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन और प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, ठीक है। इनकी जो ये जो हैं आपको नज़र आ रही हैं स्टेटमेंट्स, ये जो है P जो बिलोंग कर रहा है Q को, ये आप देख लीजिएगा MCQs के लिहाज से। आगे ये डायरेक्ट प्रूफ है, इसको थोड़ा सा आप रीड आउट कर लीजिएगा। ये जो इसका टेबल है कि डायरेक्ट प्रूफ ट्रू हो तो क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू हो तो ट्रू होता है और फॉल्स हो तो ट्रू होता है। तो ये डायरेक्ट प्रूफ को आपने इस तरह से देख लेना है, ठीक है। इसका ये जो टेबल है आपने इसको कर लेना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन MCQs में ये आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन के लिहाज से नहीं। तो आप MCQs के लिहाज से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे जो चीज़ आ जाती है वो सम बेसिक्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आपने ज़रूर याद कर लेने हैं, ठीक है। आपने एक दफ़ा इनको देख लेना है कि n इंटीजर कब होगा, जब n इज़ इक्वल टू 2 के होगा। ऑड कब होगा, जब n इज़ इक्वल टू 2 के प्लस 1 होगा। प्राइम कब होगा, जब n जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और कंपोजिट कब होगा, ये वाली चीज़ें। रैशनल नंबर कब होगा, जब a इज़ इक्वल टू b होगा। और आगे उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि b इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0, तो तब वो रैशनल नंबर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से भी।
एन इंटीजर एन इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ एंड ओनली इफ़, तभी मतलब वो परफेक्ट कहलाता है ये। लेक्चर नंबर 25 में आपने सम बेसिक्स करने हैं और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने लाजमी करनी है। ये जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, तो वो आपने देख लेनी है, ठीक है। लेक्चर नंबर 25 में आपने करना है बेसिक्स और ये जो है इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। जब आप ऊपर वाले सम बेसिक्स पढ़ लेंगे तो आप इजीली इन ये जो एग्जांपल्स हैं आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल्स कर लें, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये कैसे होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन इनके रिलेटेड आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो इसकी जो है आपने एग्जांपल्स जो हैं वो एक दफ़ा देख लेनी है, ठीक है। लेक्चर नंबर 26 की तरफ आते हैं। तो लेक्चर नंबर 26 में जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये लेक्चर। डिमॉर्गन लॉज का आपको पता होना चाहिए। इसकी एग्जांपल्स वगैरह आप छोड़ भी सकते हैं, थ्योरम्स वगैरह आप रीड कर सकते हैं एक दफ़ा, ठीक है। और एक्सरसाइज एग्जांपल्स जो हैं वो इसकी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 26। अब ये जो रिमार्क्स हैं वो आपने ज़रूर देख लेने हैं, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 27 में आ जाता है, ठीक है, एल्गोरिदम। अब इसमें आपको ये जो पहला पैराग्राफ है एल्गोरिदम का ये पता होना चाहिए। इन दोनों लेक्चर्स में 27 और 28 में जो आपने चीज़ करनी है वो मैं आपको बताती चलती हूँ। तो लेक्चर नंबर 27 और 28 में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जीसीडी फाइंड करना। तो एक जीसीडी का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जीसीडी को फाइंड करना। जीसीडी हम जो है इसका जो फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको अंदर रखते हैं और छोटी वैल्यू पर उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब जो 18 और 56 में से बड़ी वैल्यू 156 है तो इसको हम अंदर रखेंगे और 18 पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब 12 और 18 में से 18 जो है वो ग्रेटर है, तो तब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे जब तक हमारा जो है आंसर जो है वो पूरा डिवाइड नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसका जो है जीसीडी जो है वो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हैंस जीसीडी यानी कि ये जो हमें क्वेश्चन था उसका जीसीडी जो है वो 6 है। तो जीसीडी के क्वेश्चन जो हैं वो आपने ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आपको एल्गोरिदम के ज़रिए आ जाए जीसीडी फाइंड करना तो फिर आप उसको ऐसे फाइंड नहीं करेंगे, फिर आप उसको यानी कि सारे स्टेप्स बताएंगे कि हमने डिवाइड करना है 156 को, फिर हमने मतलब 156 को मल्टीप्लाई किया 2 से और उसमें प्लस किया 18, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आप फिर उसको जैसे आपने ऊपर किया आप बस उसको सिंपली लिख देंगे, सिंपल बस आप उसको लिख देंगे, ठीक है। इन दो लेक्चर्स में 27 और 28 में सिर्फ जीसीडी फाइंड करने वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको आने चाहिए। लेक्चर नंबर 29 की तरफ आते हैं। तो लेक्चर नंबर 29 में जो है वो कम्बिनेटर्स हैं, ठीक है। सम रूल्स हैं और प्रोडक्ट रूल्स हैं। ये आपने एक एक दफ़ा देख लेने हैं कि सम रूल्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट रूल्स क्या होते हैं। ये छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कि 7 फिर ये वाली 7 डिफरेंस हैं कस्टमर्स हैं और 7 + 3 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। प्रोडक्ट में आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपने जो एग्जांपल्स हैं इसकी सम और प्रोडक्ट के लिहाज से वो देख लेनी है एक दफ़ा, ठीक है। जो लेक्चर्स आपको बता रही हूँ वो आपने लाजमी तौर पे करने हैं, ठीक है। और आप उन चीज़ों को हाईलाइट कर लें जो मैं आपको बता रही हूँ। लेक्चर नंबर 30 की तरफ आएँ तो आपको फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए, ठीक है। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, के सैम्पल्स और के परमुटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके आपको रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको ये MCQs आ सकता है कि 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो =1 होता है, ठीक है। ये आपको बेस में नीचे बताया भी हुआ है। आपको मैंने बताया कि जितने भी रिमार्क्स हैं, डेफिनेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं और थ्योरम्स हैं वो आपने MCQs के लिहाज से एक दफ़ा देख जाने हैं, ठीक है। 0 को हम जो है वो =0 का जो फैक्टोरियल होता है 1 के इक्वल होता है और जो 1 का फैक्टोरियल होता है आपने याद रखना है कि वो 1 के इक्वल ही होता है, लेकिन जो 0 का फैक्टोरियल होता है वो भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ठीक है, आगे जो है वो n का फैक्टोरियल जो है वो n -1
के इक्वल होता है फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। एग्जाम्पल्स करेंगे तो एग्जाम्पल से आपको फैक्टोरियल की अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे कि हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल। तो 7 का फैक्टोरियल आप शुरू से निकालते हैं तो हम जो है वो 5 तक लेकर जाएंगे इसको, ठीक है। और 5 जो है 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा और 7 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42। तो ये आ जाएगा 42। अब ये देखें कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि माइनस में वैल्यू आ जाती है तो माइनस में इस आपने लिखना है कि इसको डिफ़ाइन ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे से हमने ये वाले जो फैक्टोरियल्स वाले क्वेश्चंस हैं इनको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे कि हमें ऊपर उसने बताया था कि ये जो है n का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, तो हमने सिंपली उसको जो है वो वैल्यू को असाइन किया है और n का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से कट जाएगा और n+1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी भी सारे जो ये जो क्वेश्चंस हैं वो सेम हैं, ठीक है। आपने एक दफ़ा जो फैक्टोरियल के क्वेश्चंस हैं वो एक दफ़ा देख लेने हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकते हैं या MCQs के रिलेटेड भी आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। ये जो टेबल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करके जाना है। तो ऑर्डर मैटर किस में करता है और रिपीटेशन किस में अलो होती है, रिपीटेशन किस में अलो नहीं होती, ऑर्डर किस में मैटर नहीं करता। तो जैसे कि केस सैम्पल है, इसमें रिपीटेशन जो होती है वो अलो करती है और ऑर्डर भी मैटर करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने ये जो टेबल है अच्छे तरीके से आपने इसको जो है देख लेना है। आपको अगर जैसे कि देखें कि केस सैम्पल्स में जो है रिपीटेशन अलो करती है और ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। और ये जो है आपको केस सैम्पल की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आप इस जो टेबल से ही आप देख के, अगर आपको टेबल अच्छे से याद होगा तो आप इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आसानी से बता सकेंगे। जैसे कि देखें कि इसमें जो है उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर्स, यानी कि एलिमेंट्स मैटर करते हैं, यानी कि केस सैम्पल में हमें अगर टेबल आता होगा तो हम बता सकते हैं कि इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है और रिपीटेशन जो होती है वो अलो होती है, ठीक है। एलिमेंट्स की जो रिपीटेशन होती है वो अलो होती है। इसी तरह आप के सिलेक्शंस, के परमुटेशंस और के कम्बिनेशंस की जो डेफिनेशंस हैं, अगर आपको ये टेबल याद है तो आप अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने देखना है कि किस में ऑर्डर मैटर करता है, किस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, किस में जो है रिपीटेशन अलो होती है, किस में रिपीटेशन अलो नहीं होती, ठीक है। ये एक मतलब एग्जांपल्स हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ के रिलेटेड ही हैं, कि प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड अगला टॉपिक है, सॉरी। ये जो है हमने सैम्पल्स बताने हैं कि कितने सैम्पल स्पेस बनते हैं इसके। आगे जो हम रिमार्क्स हैं तो ये आपने याद करना है, ठीक है। ये आप जब उसको याद कर लेंगे तो आपको रिमार्क्स भी आप जब देखेंगे तो आपको उस टेबल से ही रिमार्क्स भी जो है वो आप इजीली याद कर सकते हैं। अब आ जाता है कि कम्बिनेशंस के रिलेटेड और के सिलेक्शंस के रिलेटेड। तो के कम्बिनेशन में देखें कि मैटर नहीं करता, जो वो है मैटर नहीं करता और रिपीटेशन भी अलो नहीं होती। तो मैं आपको ऊपर जो है इसका जो टेबल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि के कम्बिनेशन में क्या मैटर अलो नहीं करता जी, ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन भी अलाउड नहीं होती। जैसे कि आपने देख लिया, तो नीचे आएंगे तो नीचे भी आप मतलब वो टेबल कर लेंगे ना तो आप इसकी डेफिनेशन इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं इजीली। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे ये नोट आपने कर लेना है कि के कम्बिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और रिमार्क्स जो हैं वो आपने देख लेने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे जो हैं वो कम्बिनेटर्स के रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं वो आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं ये आपने अच्छे से करनी है। ये फैक्टोरियल्स है लेकिन इसका जो फार्मूला है वो अलग है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से कम्बिनेटर्स की जो कम्बिनेशंस की जो एग्जांपल्स हैं वो अच्छे से करके जानी है। अब ये बारी आती है, ये थ्योरम्स हैं वो आपने देख लेने हैं। अब एक टेबल ये है, ये भी आपने देख लेना है कि हम जो है वो केस सैम्पल्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो एन केस से इसको डिफ़ाइन किया जाता है, केस सेक्शन को n-k-1 और के से ये के परमुटेशंस का है और ये के कम्बिनेशंस का है कि C N और कॉमा के,
ठीक है। आगे जो है ये के कम्बिनेशंस के रिलेटेड ही है, ठीक है। ये सारा वही है। लेक्चर नंबर 32 भी के सिलेक्शंस में क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। आप जब टेबल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए डेफिनेशंस को लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी वर्डिंग में भी उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकेंगे। बाद में ये रिमार्क्स हैं कुछ, ये आपने याद रखने हैं कि ये जो है हम इसको अल्टरनेटेड बाय इसको ये भी कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो और ये ट्री डायग्राम वाला लेक्चर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर नंबर 33 है। ट्री डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। ट्री डायग्राम में कुछ एक रूट होती है, उसकी ब्रांचेस होती हैं और ब्रांचेस से आगे जो है वो उसके लीव्स निकलते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्री डायग्राम की। तो फाइंड द परमुटेशंस, आपको परमुटेशंस के रिलेटेड ये जो है के कम्बिनेशंस के सिलेक्शंस के परमुटेशंस, ये इसके जो फार्मूलाज हैं उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये आपको पता होना चाहिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये देखें कि ये हमें एक ट्री दिया गया है ABC का, ठीक है। तो अब हम इसमें से आगे से इसकी ब्रांचेस जो हैं वो निकलेंगी, ठीक है। जैसे कि ये जो है ना ए की जो निकली वो BC निकली, ठीक है। और B की जो है वो AC निकली, यानी कि उसमें B नहीं आएगा, बाकी जो है वो कंपोनेंट्स जो हैं वो जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, ठीक है। तो जैसे ये ऐसे हमने देख लिया इसको अच्छे से, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। और ये देखें जब हमें एक ट्री दिया गया और उसकी आगे से ये जो है वो ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी, ठीक है। और ये ट्री दिया गया है, ठीक है। आगे हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है कि AB, अब इसमें क्या मिस है, A मिस है। अब CA B मिस था, BCA मिस था, A लगा दिया, ABC, अब ACB, ठीक है, ABC, और आगे जो उसके पॉसिबल वो सैम्पल्स बनेंगे वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो इनको जो है वो ये जो ट्री है, ट्री डायग्राम्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करने हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। तो ये आपने जो है वो इनको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने ऊपर ट्री डायग्राम का ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। और ये भी एक ट्री की स्ट्रक्चर बताई हुई है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने लाजमी तौर पे जो है वो अपनी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो आगे ये जो एग्जांपल्स हैं इनको आप बेशक छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ट्री डायग्राम के रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आगे जो है वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इसको आपने देख लेना है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फंक्शंस कब होता है, फंक्शन कब नहीं होता, जब मतलब ये देखें टू जो है ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और अभी आपको बताऊंगी कि फ़ंक्शंस क्या होता है। तो फंक्शन में आप देखेंगे कि टू भी किसी नोड के साथ किसी दूसरी मतलब एलिमेंट्स के साथ जो है वो कनेक्टेड है तो वो फंक्शन है, और अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो वो नॉट फंक्शन है, ठीक है। ऐसे आपने इसको याद रखना है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं, वो आपने लाजमी तौर पे एक दफ़ा देख के जाने हैं, ठीक है। ये जो हो गई ये सारी चीज़ें आपने यानी कि फ़्लोर कब होता है, ठीक है। द फ्लोर ऑफ x द लार्जेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू x, यानी कि ये लार्जेस्ट इंटीजर होता है, स्मॉलर देन और इक्वल टू x होता है, ठीक है। आगे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स यानी कि सीलिंग कब होता है, जब स्मॉलेस्ट इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये वाली चीज़ें आपने जो है वो डेफिनेशंस जो हैं या आपसे MCQs के तौर पर या वैसे भी इनमें डिफरेंस आ सकता है, तो आपने इनको जो है वो एक दफ़ा लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो थम्स अप ज़रूर करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेक्चर नंबर 35 की तरफ आते हैं तो इसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी है। इसमें आपने ये जो डेफिनेशंस है एक्सपेरिमेंट की, सैम्पल स्पेस की, इवेंट्स की, ठीक है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। आपको डेफिनेशंस आ भी सकती हैं और MCQs के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है। तो लेक्चर नंबर 35 में आपने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस पढ़ लेनी है। जैसे कि ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि जब हम एक डाई को टॉस करते हैं, डाई उसको बोलते हैं जो लूडो का दाना होता है, तो उसमें जो सैम्पल स्पेस बनते हैं वो 1 से लेके 6 तक मतलब उस पर गिनती होती है, ठीक है। यहाँ तो उसमें मतलब 6 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे उसने यही बताया है कि यहाँ तो उस पर इवेंट 6 अक्कर हो सकता है या उस पर इवन नंबर्स अक्कर हो सकते हैं, यानी कि यहाँ 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, ऑड नंबर्स अक्कर हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स अक्कर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर यानी कि लेस देन 4 है तो लेस देन 4 1 2 3 4 ही है ना, लेस देन, तो वो अक्कर हो सकते हैं। या तो ग्रेटर देन 6, तो 6 से जो है वो ग्रेटर नंबर तो कोई है ही नहीं लूडो के दाने में, तो उसके लिए हम नल का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। व्हेन अ पेयर, जब हम वो कह रहा है कि पेयर को अब अगर 2 लूडो के दाने हैं तो हम उनको टॉस करते हैं तो 36 उसकी जो है वो आउटकम्स आएंगी। तो ये पॉसिबल्स जो उसकी आउटकम्स आएंगी ये उन्होंने उसको बताया हुआ है, ठीक है। सैम्पल स्पेस 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, ठीक है। एक दाने पे 1 आ सकता है, एक पे उस पे भी 1 आ सकता है। आपने लूडो खेली होगी तो आपको इसका बेहतर तरीके से पता होगा। आगे ये जो है प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चन जो हैं वो आपने करके जाने हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है द नंबर ऑफ़ आउटकम्स, द नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स, ठीक है। आगे जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। जैसे कि ये है एक क्वेश्चन, तो उसने बोला है कि जब हमने एक लूडो के दाने को जो टॉस किया तो उसकी और हमने इवन वो वाले नंबर निकालने हैं जो इवन नंबर ग्रेटर देन 4 अक्कर्स, ठीक है। तो जो 4 से ग्रेटर है वो 5 6 हैं, तो 5 6 2 नंबर हैं, तो 2 को हम 6 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि टोटल 6 हैं और 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। आगे ये प्लेइंग कार्ड्स वाले ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपने करके जाने हैं, आपने एक दफ़ा ज़रूर देखना है इन प्लेइंग कार्ड्स को, ठीक है। रैंडमली जो है ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। प्रोबेबिलिटीज़ वाले ये आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी टाइप्स जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आपने करनी है। लेक्चर नंबर 30 पे हैं आई थिंक हम, या 32 पे हैं। तो इसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपने ज़रूर जो हैं वो अपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इनको आप एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे ये जो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, अब लेक्चर नंबर 36 पे आ गए हैं हम, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। इसका एडिशनल लॉ क्या है, ठीक है, थ्योरम्स ये आपने याद करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम डिसजॉइंट करते हैं 2 इवेंट्स को तो हम मतलब उसको डिसजॉइंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। और ये वाली सारी चीज़ें, सपोज डाई इज़ रोल्ड इवेंट दैट इवेंट 1 अपीयर, यानी कि ए में जो है वो 1 अपीयर हो रहा है और 2 बी में जो है वो इवन नंबर्स अपीयर हो रहे हैं। तो जब हम एक लूडो का दाना है, जब हम उसको टॉस करते हैं तो 1 से लेके 6 तक उसमें जो है पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। तो ए जो है उसमें 1 है और जो बी है उसमें जो है वो इवन नंबर्स अकर हो रहे हैं, तो 2 4 6 इसमें आएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो 1/6, और जो इवन नंबर्स हैं वो 3 हैं तो 3/6। अब हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के ज़रिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम प्लस करेंगे और सिंपली हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। बाद में हम जो है वो एक्सरसाइज जो है वो देख लेंगे एक दफ़ा। मेरा गला दुख रहा है इतना बोल बोल के, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आगे हम चलते हैं तो लेक्चर नंबर 37 में जो हैं, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस आ जाते हैं।
तो ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं। प्रोबेबिलिटी का आपको फार्मूला आना चाहिए, आपको बस तरीका पता होना चाहिए, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह ताला जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज़ के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आपने ऐसे इनको सॉल्व कर लेना है लेक्चर नंबर 37 में, ठीक है। आगे है रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। और रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ यानी कि इट इज़ अ फंक्शन विच मैप ईच आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस इनटू द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रैंडम वेरिएबल्स हैं ये एक फंक्शन है। वो आपसे पूछ सकता है कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको चांस वेरिएबल्स भी कहते हैं और इसके दो नाम हैं, ठीक है। नॉट कॉल्ड सिंपली वेरिएबल बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन, यानी कि इसको सिर्फ वेरिएबल ही नहीं कह सकते, ये सिंपली वेरिएबल कहना इसको गलत होगा, ये एक फंक्शन है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स में जो हैं डोनेट करते हैं कैपिटल लेटर्स में, और जो उसमें वैल्यूज़ हम लेते हैं उसको हम क्रॉसपॉन्डिंग स्मॉल लेटर से हम लिखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो एक दफ़ा देख लेनी है। आगे है लेक्चर नंबर 38। लेक्चर नंबर 38 में देखें तो इसमें इसमें भी सिर्फ वही है, प्रोबेबिलिटीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 38 में जो है वो ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि ये जो V1 V2 लिखा हुआ है ना, तो ये वर्टिक्स हैं, और ये जो जो है जो डोनेट कर रहा है वो एजेस को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने सिंपली ये बताना है कि इसमें वर्टिक्स कितने हैं और एजेस कितने हैं। आपको पता चल गया कि ये जो वर्टिक्स हैं, जो किनारे हैं वो वर्टिक्स हैं, और जो लाइंस हैं जो मतलब रास्ता है जैसे, तो वो एजेस हैं। जैसे कि हमने E1 का निकालना है, तो E1 के जो वर्टिक्स होंगे वो V1 और V2 होंगे, कि वो E1 का जो है वो किस किस के साथ कनेक्ट है। सिर्फ आपने ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप एक दफ़ा इनको देख लें, क्योंकि ग्राफ जो हैं वो इतने पेपर्स में नहीं आते। जो शॉर्ट स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट एग्जांपल्स हैं, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता, तो आप उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें जो शॉर्ट स्टेटमेंट्स वाले हैं, ठीक है। तो रिमार्क्स ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये जो हैं ये इतने कॉम्प्लिकेटेड जो है वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपने कम टाइम में तैयारी करनी है तो आप इस तरह तैयारी कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पाथ एंड सर्किट, ठीक है। इसमें जो है डेफिनेशंस जो हैं वो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये समरी जो है वो आप एक दफ़ा देख सकते हैं MCQs के लिहाज से, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको ये आ सकता है, कुछ चीज़ें फ़िल हो सकती हैं और आपको बोला जा सकता है कि इन बाकी चीज़ों को जो है वो आप फ़िल करें। तो आपने जो है वो ये जो समरी है उसको आपने ज़रूर देख लेना है एक दफ़ा, ठीक है। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने ज़रूर करना है। इक्वलर सर्किट, इसके रिलेटेड आप गूगल से जो है वो क्वेश्चंस देख सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। अगर लेक्चर लेना है आपने तो लेक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो लेक्चर नंबर इसमें बताया हुआ है कि 3 रोज़ हैं, इसका ऑर्डर क्या है, तो 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं इसके। तो यही सिंपल उन्होंने बताया हुआ है कि 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। वी कॉल 3 × 4, तो हम इसको ये कहते हैं। आगे आपको डायगोनल एंट्रीज़ का पता होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको बताऊं तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो वाले मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वो इक्वल होते हैं। जैसे कि देखें, अ मैट्रिक्स फॉर विच द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आर इक्वल इज़ कॉल्ड, और इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं हम मैट्रिक्स का? तो जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो जो हमारी रोज़ हैं वो जो है वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं, ठीक है।
जो हमारी रोज़ हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे देखें कि ए का ट्रांसपोज है और वो इज इक्वल टू ए ही आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल भी देखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इसको आप इज कॉल्ड, यानी कि इसका जो ए का ट्रांसपोज है वो इज इक्वल टू ए आ जाए तो इसको हम जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। ए टी इज इक्वल टू ए। अब ये जो है वो ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो 137 है ना, तो 137 ये रो जो है वो कॉलम में जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक है। तो अगला जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, एडिशन कैसे किया जा सकता है, ये आप शुरू से जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये आपने देख लेना है कि जब ये जो है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होते हैं तो तब हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इनको देख लेना है, ठीक है। एक दफ़ा के हम फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फ़र्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने एक दफ़ा इनको देख लेना है, ठीक है। फाइंड ये भी आ सकते हैं आपको क्वेश्चन के ए ट्रांसपोज और एंड ए ट्रांसपोज। तो ये भी आपने जो क्वेश्चंस हैं इसके इस लेक्चर्स की जो एग्जांपल्स हैं वो आपने ये जो ट्रांसपोज वाली हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं वो आपने जो है वो देख लेनी है, ठीक है। बाकी जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये वाली चीज़ें जो हैं वो आपने देख लेनी है एक दफ़ा, ठीक है। लेक्चर नंबर 42 में आए तो 42 में जो है ये बिल्कुल वैसे ही हैं कि एजेस जो हैं वो किस किस वर्टिस से कनेक्ट है, तो हमने आगे सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है। जैसे कि E1 है तो E1 जो है वो V1 और V2 से कनेक्ट है, तो और E3 जो है वो इससे कनेक्ट है, ठीक है। तो E3 जो है वो जो E3 है वो V3 और V4 से कनेक्ट है, ठीक है। सिर्फ ये हमने जो है इसके वर्टिक्स जो हैं वो एजेस किस किस वर्टिक्स के साथ कनेक्ट हैं हमने सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। तो इतने जो हैं वो आपने जो अपने क्वेश्चंस हैं ऐसे सॉल्व करने हैं। आगे जो हैं वो एग्जांपल्स हैं, ये इतनी इम्पॉर्टेंट्स नहीं है। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको साथ साथ करवाती भी जा रही हूँ और बताती भी जा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो हैं आगे हैं, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। प्लानर ग्राफ जो है, ग्राफ की डेफिनेशंस ये, ठीक है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी तरफ मैं आपको लेकर चलती हूँ, ठीक है। लेक्चर नंबर यानी कि ग्राफ जो है वो सर्किट में तब कब होगा, ये देखें ग्राफ तब सर्किट में होगा यानी कि वो जब एक सर्किट बना रहा होगा। जैसे कि ये आप देखें एक ट्रायंगल है वो सर्किट बना रही है और इसका ये सर्किट नहीं बना रहे, तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा। जबकि ये सर्किट बना रहा है तो इसको सर्किट ग्राफ कहेंगे, जबकि ये जो है वो डिसकनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। और जब सर्किट ग्राफ होता है तो उसके तीनों एजेस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो एक सर्किट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सर्किट ग्राफ है। आगे जो है वो ट्राइबल ट्रीज़ हैं, ये सम स्पेशल ट्रीज़, ये आपको पता होना चाहिए कि ट्राइबल ट्रीज़ क्या होते हैं, एम्प्टी ट्री क्या होते हैं, फॉरेस्ट ट्री क्या होते हैं। तो जो सिंगल कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्टिक्स उसको कहते हैं ट्राइबल ट्री, और जिसमें कोई भी वर्टिक्स नहीं होता उसको एम्प्टी ट्री कहते हैं। और जिसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ द सर्किट फ्री, जिसमें सर्किट फ्री होता है, जिसमें सर्किट कोई नहीं होता उसको हम फॉरेस्ट ट्री कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसमें कोई भी सर्किट नहीं है तो हम इसको फॉरेस्ट ट्री कहेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ये आपने देख लेनी है MCQs के लिहाज से, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं।
जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में जो है वो कौन सा जो टॉपिक है फाइनल फाइनल टर्म के लिहाज से कौन सा टॉपिक जो है वो अहम है। रूटी ट्री में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन विच वन वर्टिक्स, ये ठीक है, रूटी ट्री की आपको डेफिनेशन लेवल पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो डेफिनेशन हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बाइनरी ट्री, ये सारी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे ही रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो नीचे सॉल्व करवाऊंगी। तो जैसे कि हम लगाते हैं ना, पहले डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर प्लस का, फिर माइनस का सिंबल, तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि पहले हमने सिंबल्स जो हैं वो लगा लिए। ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करना है इस एक्सप्रेशन के ज़रिए। तो बाइनरी ट्री वो ट्री होते हैं जिसमें दो दो नोड्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो होता है वो बाइनरी होता है। तो बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें दो नोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, पहले हमने जो साइन है वो असाइन कर दिए, और जो जो साइन जिसके साथ कनेक्ट था हमने उसके साथ उसको कनेक्ट करवा दिया। लास्ट लेक्चर की तरफ आते हैं, तो इसमें जो लेक्चर है स्पेनिंग ट्री के लिहाज से ये लेक्चर है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इस लेक्चर में जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है। इसमें आपने जो करना है, इसमें एक चीज़ थी वो मैंने आई थिंक यहाँ पे सर्च भी की थी, तो जैसे ही वो चीज़ आती है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मतलब क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो फाइनल टर्म में आपको आ सकते हैं, तो लेक्चर नंबर 45 में से, तो वो आपने देख लेने, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 45 में मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखेंगे, ये सिर्फ एक ग्राफ है, और इसको हमने क्या करना है, इसके जो मतलब ये 261 नंबर्स लिखे हुए हैं, हमने उसको सिर्फ ऐड करना है, तो ये T1 आ जाएगा। ऐसे ही हमने इसका वेट फाइंड करना है, आई थिंक मिनिमम स्पेनिंग ट्री, ठीक है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्रूस्कल एल्गोरिदम वाला टॉपिक जो है। और एक टॉपिक था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, आई थिंक कैशॉफ थ्योरम्स था वो, तो वो मैं आपको सर्च करके भी बता। तो लेक्चर नंबर 45 की तरफ चलते हैं। तो लेक्चर नंबर 45 में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सर्च आउट कर लेते हैं हम वो अपना टॉपिक। तो यहाँ पे सर्चिंग हो रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये टॉपिक आ चुका है, किरचॉफ थ्योरम है। आप YouTube पे इसको सर्च कर सकते हैं, या चाहें तो आप लेक्चर में भी इससे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 45 में जो है सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है, ठीक। तो इन तमाम टॉपिक्स को आपने जो है वो अच्छे से कवर अप करना है। अगर आप LMS हैंडलिंग करवाना चाहते हैं, जैसे कि क्विज़, असाइनमेंट, DBDB, तो आपको 100% गारंटी के साथ सर्विसेज अवेलेबल हैं। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, जिसकी के ट्रेनिंग भी आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी, तो आप दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, और आपको जो है बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं घर बैठे। तो बस अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।